सबसे पहले हमें कैट के बारे में जानना चाहिए कि ये कब से हम डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। आज से 20 साल पहले कैट पालना मुश्किल था। इजिप्ट वालों ने इसका सबसे पहले यूज किया। इवन कैट को तो उनके यहाँ देवताओं की तरह पाला जाने लगा। ब्रीड्स के बारे में जाना जाए तो मैं खुद नई नई ब्रीड्स देख रहा हूँ। 400 से ज्यादा कैट की ब्रीड है जो इस समय पाली जा रही है। अधिकतर मिक्स कल्चर की हैं। जैसा कि आपने बोला कि रॉ मीट नहीं देंगे, हम देखते हैं टीवी में और सब चीजों में कि बिल्ली चूहे खा रही है या रैबिट खा रही है, तो क्या ये सब चीजें कनेक्ट कैसे करती हैं? पैरासीटामोल एक्यूट टॉक्सिसिटी करता है। अगर आपने गलती से पैरासीटामोल दे दिया है तो आप कैट को जब हम वेट के पास ले जा रहे होते हैं या ग्रूमिंग के लिए ले जा रहे होते हैं तो वो बहुत परेशान करती है, उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उसके लिए आप हमें क्या प्रो टिप्स देना चाहेंगे? कैट को पी एंड टू मैनेजमेंट डॉग के कंपेयर टू बहुत ईजी है, क्योंकि कैट जिस दिन से आपने कैट ला लिया तो आप समझ लीजिए आप उस दिन से उसके सर्वेंट। ये स्वीकार भी कर लेना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू द अदर एपिसोड्स ऑफ पॉड टॉक्स विद आकाश। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे पॉडकास्ट पे सेकंड टाइम आ रहे हैं। इससे पहले इनका एक पॉडकास्ट हमने डाला था जिसमें हमने बात की थी पेट पेरेंटिंग के बारे में, डॉग की डिजीज़ के बारे में, डॉग की हेल्थ के बारे में, डॉग की डाइट के बारे में, एवरीथिंग अबाउट डॉग्स। तो उसका आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा इफ़ यू वांना सी दैट। तो अब हम बात करने लगे हैं इनसे कि अगर कोई इंसान एक बिल्ली पालता है, कैट्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं बहुत सारी। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हेलो डॉक्टर पांडे, कैसे हैं आज आप? बढ़िया आकाश, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं बताना चाहूँगा कि आपके लास्ट एपिसोड को लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों के कमेंट्स आए उसके ऊपर बहुत सारे कि हमें कैट पेरेंटिंग के बारे में बताइए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि किस इंसान को डॉग और कैट को अडॉप्ट करना चाहिए? डॉग किसे अडॉप्ट करना चाहिए और कैट किसे अडॉप्ट करना चाहिए? डॉग किसे अडॉप्ट करना चाहिए हमने पिछले एपिसोड में बात करी। आज हम बात करेंगे कि कैट किसे अडॉप्ट करनी चाहिए। सबसे पहले हमें कैट के बारे में जानना चाहिए कि ये कब से हम डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं। इसका साइंटिफिक नेम है फेलिस कैटस। कैट का जो लिटरेचर में 4000 ईयर से वो डोमेस्टिकेटेड कर रहे हैं। मैंने लास्ट बार बताया था कि जैसे हम डॉग को 10,000 से वो हमारे ह्यूमन के साथ जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, द सेम स्टोरी यहाँ कैट की है। सबसे पहले इजिप्ट में इसको लिटरेचर में है कि इसे पाला गया था। जनरली कैट तब हुई जब हम ह्यूमन सोशल कंप्लीट हो चुके थे, हंटिंग पीरियड हमारा निकल चुका था, सोशलाइजेशन हो चुका था, बस्तियाँ बसने लगी थी, अर्बन कल्चर आ गया था, अनाज के गोदाम वगैरह बनने लगे। तो वहाँ पे बेसिकली वर्मीनियस यानी जो माइस वगैरह को हटाने में इजिप्ट वालों ने इसका सबसे पहले यूज किया। इवन कैट को तो उनके यहाँ देवताओं की तरह पाला जाने लगा। दूसरा, कैट किनको पालना चाहिए? हुँ। देखो इसके लिए तो कुछ भी नहीं है, चाहे डॉग पालो चाहे कैट। जो इंसान है वो उसको जिसके अंदर भी एक हार्ट होगा वो एक अच्छे जानवर पालेगा ही। बिल्कुल। कैट जनरली थोड़ा सोशल कम रहती है, आइसोलेशन में रहती है। आजकल हमारे एनसीआर में जो आईटी कल्चर है, इन लोगों के लिए कैट पालना बड़ा ईजी है। ओके। शुरू के 2 महीने इस पे थोड़ा सा केयर करिए, वैक्सीन प्रॉपर डिवर्मिंग। उसके बाद ना तो कैट ज़्यादा ओवर ईटिंग करती है, ना तो इनको ग्रूमिंग की कोई अननेसेसरी नीड होती है। तो आप इसको बड़ी ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप कोई राइटर हो या आप ऐसे पर्सन हो जहाँ आपको अपने दिमाग से ज़्यादा काम करना पड़ता है, घंटों सोचना पड़ता है, जहाँ आप ज़्यादा सोशल नहीं ले जा सकते, बाहर नहीं जा सकते, तो वहाँ आपके लिए कैट एक अच्छा पेट्स हो सकता है। ओके। मैं जानना चाहूँगा कितनी तरह की कैट्स इस वक़्त हमारे आस-पास देखने को मिल सकती हैं और कौन-सी बेस्ट ब्रीड्स हैं, जिसकी तरफ अडॉप्शन के लिए जाना चाहिए? अगर ब्रीड्स के बारे में जाना जाए तो मैं खुद नई-नई ब्रीड्स देख रहा हूँ। एप्रॉक्स डॉग की 3000 से ज़्यादा ब्रीड है और 400 से ज़्यादा कैट की ब्रीड है, जो इस समय पाली जा रही है। अधिकतर मिक्स कल्चर की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग पर्शियन, मैनीकून, सियामीज़, बंगालीज़, ये 4-5 कैट ज़्यादा पालते हैं। वाइल्ड कैट यानी इंडियन कैट का भी आजकल प्रचलन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग वो भी पाल रहे हैं। कैट चाहे जो भी ब्रीड हो, इनका मेन होता है फिजियोलॉजी एक ही जैसी होती है, बिहेवियरल एक जैसा होता है और मेडिसिन वगैरह देने का मेथड एक जैसा होता है। ठीक है, जब बात आती है कैट्स की तो सबसे पहले चीज़ आती है कि कैट्स के साथ कैसी किस तरह की पेरेंटिंग चाहिए हमें? हाँ, कैट मैंने लास्ट बार बताया था कि डॉग को क्या डू और डोंट नो है, वैसे ही कैट का है कि सबसे पहले उसकी आपको क्या नहीं देना है।
कैट को जनरली मोनोटोनस होती है। हुँ, मोनोटोनस का मतलब होता है एक तरह के फीड में पूरी तरह से वो ज़िंदगी निकाल लेगी। ओके। हमें अधिकतर ये रहता है जैसे डॉग्स में हम अलग-अलग फ्लेवर देते हैं। कैट इतनी ज़्यादा फ्लेवर के लिए नहीं होती है। तो आप उसमें अब कैट फूड एक अच्छे ब्रांड का दें बेटर रहेगा। लोग कहते हैं कि हम घर के उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन कैट अधिकतर मीट ज़रूर खाते हैं। कैट की प्रोटीन इनटेक इवन डॉग से ज़्यादा होती है। ओके। तो अगर आप घर का फूड दे रहे हो तो उसमें कोई नट्स, रेजिन्स ना मिलाएँ, चॉकलेट ना दें। बाकी आप उसमें थोड़ा राइस और चिकन बॉइल्ड करके मिलाना है। कुछ लोग चिकन को कच्चा देते हैं, वो मैं अवॉइड कराऊँगा क्योंकि पैरासिटिक लोड रॉ चिकन में ज़्यादा होता है, तो वो ना दें। दूसरी बात है कैट की फूड को आप तुरंत नहीं बदलेंगे। इवन मेरे पास कई बार ऐसा आया है कि वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, वो अपना फूड नहीं बदलती। हुँ, तो आपको अगर एक कोई भी ब्रांड का फूड यूज़ कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यूअस रखें। अगर आपको चेंज करना है या मार्केट में वो नहीं मिल रहा है या बंद हो गया है, कई बार ऐसा होता है कि वो कंपनी चली जाती है, तो आप पुराने फीड में थोड़ा-थोड़ा मिलाते रहें, पुराने फीड की क्वांटिटी कम करें और नए की थोड़ी बढ़ा दें। एक कैट पेरेंट के लिए सबसे पहला सवाल आता है कि एक कैट को किस तरह की वैक्सीनेशन की नीड है? कौन-सी इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशंस हैं जो उसे लगवानी चाहिए? कैट वैक्सीन, सबसे पहले आप अपने कैट को लेके या किटन को, कैट के बच्चे को कहते हैं, आप लेके अपने नियर अबाउट वेट के पास जाएँ, वो ताकि उसकी हेल्थ चेकअप करे, क्या वो वैक्सीन लगाने लायक है कि नहीं। इसका ज़रूर ध्यान रखें अगर स्ट्रेस में है तो आपको वैक्सीन नहीं लगवाना है। ठीक है। दूसरा कैट को वैक्सीन डॉग की तरह कंटिन्यूअस लंबे-लंबे टाइम पे नहीं लगते हैं। कैट को फर्स्ट ईयर में 4 वैक्सीन लगते हैं जिसमें 2 ट्राइकैट या 3 बीमारियों की वैक्सीन मिक्स होके लगती है और 2 एंटी रेबीज़ लगती है। इसका एज के हिसाब से आपका वेट डिसाइड करेगा कि कितने-कितने गैप के बीच में उसको लगवाना है। एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, फिर हर साल इनका सालाना बूस्टर कराएँ। 6 मंथ तक आप मंथली डिवर्मिंग कराएँ और फिर उसका भी एक रिकॉर्ड रखें कि आपको 3 मंथ या 4 मंथ में आपके वेट के सुपरविज़न में डिवर्मिंग करना है। कैट की डिवर्मिंग और डॉग की डिवर्मिंग एंटायर डिफरेंट होती है, डोज़ अलग होती है। तो अगर आप डॉग भी रखा है आपने तो उसकी वैक्सीन या डिवर्मिंग कैट में आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है या एक प्रोटोकॉल बताता है कि आपको कैसे लगवाना है वैक्सीन। अगर आप 45 या 50 डेज़ जो आइडियल किटन को एडॉप्शन का टाइम होता है, तब आप ला रहे हैं, तो आप पहला ट्राइकेट जिसमें 3 बीमारियाँ होती हैं फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया, फेलाइन ल्यूकेमिया एंड फेलाइन कैल्सीवायरस। ठीक है। इसका फर्स्ट शॉट लगवाएँ, उसके 1 मंथ के बाद इसका सेकंड शॉट लगवाएँ, उसके आप 2 वीक के बाद आप एंटी रेबीज़ का फर्स्ट शॉट और उसके 1 मंथ बाद एंटी रेबीज़ का सेकंड शॉट। ये एक आइडियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल नॉर्म है जो आप लगवाएँ। लेकिन आप इसमें थोड़ा बहुत आगे-पीछे कर सकते हैं अपने वेट के सुपरविज़न और ऐज के हिसाब से या प्रायोरिटी टू वैक्सीन उसको जो लगेगा उस हिसाब से आप बदलवा सकते हैं। ठीक है। आपने बात करी फेलाइन कैल्सी वायरस के बारे में, ये मुझे लगता है कि शायद अभी करंट स्टेज पे बहुत हाँ, ज़्यादा फैला हुआ है। मैं चाहूँगा इसके बारे में आप बताएँ कि किस तरह का इसके सिम्पटम्स हैं और किस तरह का ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ये है? बहुत अच्छा पूछा है। आजकल आप देख रहे होंगे फ्लू वायरस आ रहा है, हुँ, कैट फ्लू वायरस है। ये फेलाइन कैल्सी वायरस का होता है जिसमें आपको नेज़ल ब्लीडिंग दिखेगा, वाटरी आई दिखेगी। सेकंड होता है कैल्सी वायरस का एक सेकंड फॉर्म होता है जिसमें लिम्पिंग दिखती है। ठीक है। क्योंकि उनके जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वगैरह वो स्वेल हो जाते हैं तो उनको चलने में दिक्कत होती है। ये जनरली नोटिस किया गया है जो कैल्सी वायरस या ट्राइकैट वैक्सीन नहीं लगवाया है तो उन कैट में आपको दिखता है। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्पटम्स दिख रहा है तो आप अपने डॉक्टर के पास पहुँचे नियर अबाउट, उससे आप इसका ट्रीटमेंट कराएँ। 4 टू 5 डेज़ की एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ट्रीटमेंट से ये कवर हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा कई बार निमोनिया के चांस होते हैं तो आपको नेबुलाइज़ेशन वगैरह दिलाना होगा। जनरली कैल्सी वायरस आपको 2 सीज़न के बीच में ज़्यादा दिखेगा, ठंडी से गर्मी या गर्मी से सर्दी आ रही होती है। ठीक है। तो इस समय आप इसको प्रिवेंटिव करें, अगर वैक्सीन नहीं लगी है, तो आप पहले उसकी वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। ठीक है। मैं एक चीज़ और लेके आऊँगा साथ में कि मैंने देखा है आम तौर पे जब हम बात करते हैं डॉग्स की, तो उस केस में क्या होता है कि अगर डॉग बीमार पड़ रहा है तो लोग उसको पैरासिटामोल दे देते हैं, क्योंकि हम खुद बीमार पड़ने पे, बुखार होने पे पैरासिटामोल लेते हैं। क्या ये कैट्स के साथ भी है? क्या हम कैट्स को भी पैरासिटामोल दे सकते हैं? मैं हाथ जोड़ के सबसे मना कर रहा हूँ, कभी भी आप अपने कैट को पैरासिटामॉल नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पैरासिटामॉल एक्यूट टॉक्सिसिटी करता है। मेरी क्लिनिक में हर वीक एक पैरासिटामॉल पॉइज़न का केस आता है। सीवियर जॉन्डिस हो जाएगा उनको तुरंत ही उन उन पे आपको लीवर टॉक्सिसिटी दिखेगी।
जनरली मुँह में स्क्रैचेस आने लगता है। अगर आपने गलती से पैरासिटामॉल दे दिया है, तो आप नियर अबाउट वेट के पास पहुँच के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं या आप ऐसी जगह हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, तो एक आता है एंटीऑक्सीडेंट एन-एस्टाइलसिस्टीन एंड टॉरिन्स। एक सावावेट करके कंपनी ने टॉरियंस करके निकाला है, तो आप उसकी टैबलेट तुरंत दें और अपने नियर अबाउट वेट के पास जाके उसको ड्रिप के थ्रू 2 या 3 दिन का ट्रीटमेंट ज़रूर कराएँ। कैट को जनरली फ़ीवर की दवाएँ सूट नहीं करती हैं। हाई राइज़ ऑफ टेम्परेचर है तो आप हर्बल मेडिसिन दे सकते हैं या आइस पैक लगाइए। मैं हमेशा मना करता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका कैट को फ़ीवर है तो आप कभी भी पैरासिटामॉल नहीं देंगे। ये तो बात हो गई वैक्सीनेशन की। अब मुझे बताइए कि क्या बेस्ट डाइट रहेगी एक कैट के लिए? आज से 20 साल पहले कैट पालना मुश्किल था। आज के ज़माने में कैट पालना बहुत आसान है। कारण क्या है, कैट एक तो मोनोटोनस होती है, एक तरह के ही फीड पे वो सर्वाइव कर लेती है। जनरली कैट, आप कोई भी एक कैट फूड अच्छे ब्रांड का लाएँगे, उसको बार-बार चेंज नहीं करेंगे, जो उसे सूट करेगा, उसको आप पूरी लाइफ़ टाइम खिलाएँगे। दूसरा, कैट कभी भी एक्स्ट्रा खाना नहीं खाती, जितना उसे भूख होता है, तभी खाती है। आप एक बार बाउल को भर दें साफ-सुथरा, सुबह-शाम बदल दें, उसमें से जितनी उसकी नीड होगी वो खाएगा। अगर आप कैट फूड नहीं दे पा रहे हो, घर का खाना देना है, तो उसमें रेजिन्स यानी किशमिश, अंगूर, चॉकलेट नहीं मिलाना है, बाकी आप अपना होममेड फूड मिला सकते हो। कैट डॉग के मुकाबले ज़्यादा उसको प्रोटीन की नीड होती थी, तो आप उसको उसमें ज़रूर एनिमल प्रोटीन यानी एग और चिकन मिलाएँ, पर कभी भी रॉ फॉर्म में नहीं देंगे क्योंकि उससे पैरासिटिक लोड होने की चांस ज़्यादा है। ठीक है, आपने बोला कि रॉ फॉर्म में देंगे और साथ ही आपने मुझे बताया था कि हिस्ट्री के बारे में जब हम बात कर रहे थे कि जब हम गोडाउन्स बनाने लगे तब हमने कैट्स को अडॉप्ट करना ज़्यादा शुरू किया। तो क्या इसमें रीज़न है कि चूहों के लिए उन्हें अडॉप्ट किया गया और क्या हर बिल्ली चूहे खाना पसंद करती है? और जैसा कि आपने बोला कि रॉ मीट नहीं देंगे, हम देखते हैं टीवी में और सब चीज़ों में कि बिल्ली चूहे खा रही है या रैबिट खा रही है, जितने भी माइस फैमिली के एनिमल्स हैं, उनको खा रही है। तो क्या ये सब चीज़ें कनेक्ट कैसे करती हैं? मुझे बताइए आप प्लीज़। एक्चुअली बिल्लियाँ जो डोमेस्टिक होती हैं, जिनको हम घर में पालते हैं, जो कैट फूड प्रॉपर खा रहे होते हैं, तो वो चूहे नहीं खाएगी जल्दी। ओके। कारण क्या होता है, जितनी माइस फैमिली होती है, उनके ब्रेन में एक अमीनो एसिड होता है टॉरिन करके, उसको कमी होती है कैट में, वो उसका बॉडी बना नहीं पाता। इसके लिए वो माइस को अटैक करती हैं, हंटिंग करती हैं। अगर आपकी कैट कैट फूड खा रही है, तो वहाँ पे माइस को वो अटैक नहीं करेगी या उसको हंटिंग नहीं करेगी। इवन मैंने कई ऐसे पेट पेरेंट्स देखा है जो रैबिट भी पाले हैं और बिल्ली भी पाले हैं, दोनों साथ में रह रहे हैं। माइस भी पाला हुआ है और कैट भी पाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो जनरली वही कैट माइस की हंटिंग करती है, जो कैट फूड नहीं खाते या वाइल्ड कैट होती हैं या जिनको प्रॉपर कैट फूड नहीं मिलता है या इस अमीनो एसिड की कमी होती है। जहाँ हमने बात की कैट्स की डाइट के बारे में, तो वहाँ एक चीज़ आती है जिसे बोलते हैं कैटनिप। क्या ये कैट्स के लिए एक तरह का ड्रग है, एक नशीला पदार्थ है या फिर ये एक मेडिकेशन की तरह हम इसको देख सकते हैं? मुझे बताइए कि असल में ये है क्या चीज़? ये आजकल हमारे लिए नया है, लेकिन ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहले से यूज़ होता रहा है। ये एक मिंट फैमिली का पौधा होता है, नेप्टिया कटेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है, जिससे कुछ सेंट निकलते हैं जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन जैसे होते हैं, कैट फीमेल सेक्सुअल, जिसको मेल कैट स्पेशली खाते हैं और उसके बाद वो हैप्पी रहते हैं, रोलिंग करते हैं, शांत रहते हैं। उसको जनरली हम यूज़ करते हैं जब ग्रूमिंग वगैरह आप कराने जाओ या आप कहीं लंबा डिस्टेंस पे लेके जा रहे हो, कार राइडिंग एंग्जायटी हो जाती है, तो आप कैटनिप ये देंगे ड्राई फॉर्म में, ये आजकल मार्केट में आता है, अलग-अलग कंपनियाँ देती हैं। तो आप देंगे तो उससे वो प्लेजेंट रहेंगे, खुश रहते हैं और ईज़ी ग्रूमिंग करना हो जाता है या आप बेट के यहाँ विज़िट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब दिक्कत आ रही है, अगर वहाँ पे वो स्ट्रेस में आ जा रहा है, तो आप कैटनिप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया कि आप कैटनिप दे के अपने कैट को वेट के पास ले जाएँ। तो ये बहुत कॉमन चीज़ देखी गई है कि जब भी आप किसी भी पेट को या फिर हम स्पेशली बात अगर कैट की कर रहे हैं, तो कैट को जब हम वेट के पास ले जा रहे होते हैं या ग्रूमिंग के लिए ले जा रहे होते हैं, तो वो बहुत परेशान करती है। उन्हें कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो उसके लिए आप हमें क्या प्रो टिप्स देना चाहेंगी कि एक कैट ओनर को किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए या क्या चीज़ वो कर सकता है जिसकी वज़ह से वो सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सके? इसका सिंपल तरीका है, आप अपने साथ एक टॉवल कैरी करें, जिसमें आपका घर का टॉवल हो, जिसमें आप अपने कैट को लेके जाएँ, वहाँ पे बिछा दें उसके वेट एग्ज़ामिनेशन टेबल पे। कारण क्या है, अगर उसको अपने घर की स्मेल आती है तो उसका स्ट्रेस ऑलरेडी कम हो जाता है। ऐसे टाइम पे ले जाएँ जब थोड़ी ओपीडी कम होती है क्लिनिक या वहाँ पे भीड़ कम होता है।
तब लेके जाएँगे तो स्ट्रेस कम रहेगा। जनरली कैट के चेहरे को आप ढक दिया करें, ओके। एग्ज़ामिनेशन कराते समय। और कैट को आप डॉग की तरह टाइट नहीं पकड़ सकते, साइज़ छोटा होता है, उसके बोन्स की डेंसिटी छोटी होती है, ब्रेक होने के उसको इंजरी होने के चांस होता है। तो आपको कुछ ख़ास पार्ट्स ही पकड़ने, जैसे नेक के पीछे आप थोड़ी-सी देर पकड़ लेंगे तो वो शांत हो जाता है। तो इसी तरह कैट को फ़ोर्स नहीं लगाना है, आपको कोशिश ये करनी है कि उसे शांत कराएँ, जाते ही तुरंत उसको टेबल पे नहीं चढ़ा दें, 5 मिनट वहाँ शांत कराएँ, थोड़ी देर बिठाएँ। रेगुलर जनरली देखा गया है एक ही वेट के यहाँ या एक ही जगह जाने से कैट यूज़्ड टू हो जाती है कि हुँ, अब मैं यहीं पे आ रही हूँ। या 2-3 बार आप ऐसे ही लेके जाएँ, बिना एग्ज़ामिनेशन कराए ही लेके आ जाएँ कि बस मैं अपने कैट को घुमा रहा हूँ। ठीक है। उससे जन कैट के साथ होता ये है कि वो नए एरिया में जल्दी नहीं जाना पसंद करते हुँ, हैं। उनका टेरिटरी मार्क छोटा होता है, तो उसी तरह कैट अपना शांत रहेगी, एक जगह रहेगी। इसलिए आप एक टॉवल का यूज़ करें, नेक से उसको पकड़ने की कोशिश करें। कैटनिप वगैरह अगर यूज़ कर सकें तो दे सकते हैं, नहीं करना है तो नॉर्मल रखें। रुमाल या अपने हाथ से उसके आँखों को ढक दें, थोड़ा-सा अंधेरा पाते वो शांत हो जाती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ये तो बात हमने वैक्सीनेशन की भी कर ली और यहाँ पे हमने बात उनके डाइट की भी कर ली। अब हम आते हैं कि उनकी ग्रूमिंग के ऊपर। एक कैट की ग्रूमिंग किस तरीके से की जाए? कैट की ग्रूमिंग आसान भी है, टफ़ भी है। आसान इसलिए है क्योंकि उसको रेगुलर बाथ कराने की ज़रूरत नहीं होती। कैट अंटिल जब तक आपको उस पे ग्रीसी न सब्सटेंस कोई मिले। 2 मंथ 3 मंथ में भी अगर आपने कैट को एक बार नहला लिया तो काफ़ी है। लेकिन आपको रेगुलर काम करना है, अगर आपकी हेरी ब्रीड है, स्पेशली पर्शियन, मैनी कून है, आपको टाइम निकालना है। ये मैं मानता हूँ कि कैट है तो एकदम रानी की तरह है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको रानी को कंघा ज़रूर करना है। ठीक है, रोज़ उसे कॉम्ब कीजिए। एक्टोपैरासाइट यानी उनके फ्ली, माइट्स, टिक्स वगैरह हो तो उसके लिए बाज़ार में एक्टोपैरासिटिक आते हैं, मंथ में 1 बार डलवाएँ। नहलाने का तरीका ये रहेगा कि आप घर पे नहलाना सीख लें तो बेटर है। अगर आप ग्रूमिंग सेंटर या क्लिनिक पे ले जाके नहला रहे हैं, डायरेक्ट उसके चेहरे पे आपको पानी नहीं डालना है। पहले हल्का-हल्का पानी डालना है, रब करना है, शैम्पू उसके ऊपर लगा के, कैट शैम्पू और डॉग शैम्पू अलग-अलग आते हैं। आप उनके कंटेंट पढ़ लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेंगे क्या मेरे कैट को सूट कर रहा है, वही यूज़ करना है। फिर उसको चेहरे पे पानी डालने की जगह धीरे-धीरे पानी डालना है, उसको सुखाना है। कैट हाई ब्लोअर में डर जाते हैं या उसके साउंड सुन के, तो टॉवल से रगड़ें, हल्के-हल्के ब्लोइंग करें और लास्ट में जब सूख जाए तो फिर से कंघा करें। ठीक ये है, कैट की ग्रूमिंग का तरीका है। नेल्स ट्रिम करना है तो ग्राइंड करने की कोशिश करें, अगर ट्रिम कर रहे हैं तो ध्यान दे के ट्रिम कराएँ। जो व्हाइट पार्ट होते हैं जहाँ पे आपको वेन्स नहीं दिख रही हैं, पिंकिश पार्ट नहीं है, वहीं पे आपको कट कराना है। चाहे तो आप प्रोफेशनल ग्रूमर से कराएँ। ईयर की क्लीनिंग ज़रूर ध्यान दें। कैट में अधिकतर स्किन की इन्फेक्शन ईयर से होता है। ओके, इनमें माइट्स होते हैं, ईयर माइट्स कहते हैं या इसका साइंटिफिक नेम होता है ओटोडक्टिस साइनोसिस। ईयर क्लीनिंग आप 15 दिन या 1 मंथ में ज़रूर कराएँ। ठीक है, पाँव के बाल आपको रिमूव कराना है। कैट अपने पाँव में उनके पसीना आता है, तो पाँव के या 2 डिजिट के बीच के बाल ज़रूर आप कटवाएँ। और आप उसके ड्रूलिंग एरिया यानी जहाँ से उसका सलाइवा निकलता है, जहाँ खाना खाता है, अयाल बनता है, जिसे पर्शियन वगैरह में लॉयन की तरह बनता है, इसको बराबर मेंटेन कराएँगे, तो ये ग्रूमिंग के कुछ खास टिप हैं जो आपको कराना है। हुँ, कंप्लीट गंजा कभी नहीं कराना है। लास्ट बार भी मैंने बताया था कि लोग कंप्लीट गंजा कर देते हैं, उससे कैट स्ट्रेस में आ जाती है, खाना नहीं खाती है, हर समय उसको स्किन में हवा लगती रहती है, तो कैट एक कोने में बैठ जाएगी और खाना नहीं खाएगी। अगर आपने किसी वजह से उसे कंप्लीट गंजा कर दिया है, तो एक पतली टी-शर्ट कुछ दिन डाल के रखें जब तक उसके छोटे-छोटे बाल दोबारा ना आ जाएँ। मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है जो कि पहले रह गया है कि ये जो हेयर बॉल करके एक इश्यू देखने को मिलता है, बहुत कॉमन इश्यू है, जो आपके शायद क्लिनिक पे हर तीसरे दिन कोई ना कोई लेके आता होगा, वो क्या चीज़ है? उसके बारे में बताओ, वो क्या इश्यू है, वो क्या डिज़ीज़ है? हाँ, हेयर बॉल कोई पैरासिटिक बीमारी नहीं है। हेयर बॉल इनके खुद को अपने लिक करने से होता है। स्पेशली ये देखा गया है जो कैट पर्शियन कैट्स होती हैं या जो हेरी ब्रीड्स होती हैं। ये ज़्यादातर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे पर्शियन ब्रीड पालने का चलन है। या फिर हेरी ब्रीड हम ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो अपने आप को लिक करते रहते हैं तो इनके जो बाल टूटे हुए होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो इंटेस्टाइन और स्टमक में जाके ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और बॉल सब्सटेंस बना लेते हैं। मार्केट में आजकल इसको हटाने के लिए अलग-अलग हेयर बॉल रिमूवल आते हैं। अगर आप ये नहीं दे पाते तो
मंथ में एक बार 1 ml अपने कैट को पैराफिन ऑयल पिला दिया करें, एज़ ए लक्सेटिव का काम करेगा और वो हेयर बॉल निकलने की चांस रहेंगे। दूसरा, रफेजेस खाने में ऐड करें। रफेजेस मीन्स होता है कोई सब्ज़ी वगैरह ऐड करें, जैसे पम्पकिन्स बहुत अच्छा है हेयर बॉल रिमूव के लिए और विटामिन्स का भी सोर्स होता है। तो आप बॉइल्ड फॉर्म ऑफ पम्पकिन अगर कैट फूड में थोड़ा-सा मिला के देते हैं विथ पम्पकिन सीड, तो आपको हेयर बॉल की प्रॉब्लम आनी कम हो जाएगी। और लास्ट है, कॉम्बिंग रेगुलर करें ताकि जब जितने कम बाल होंगे उतने कम बाल वो चाटेगी और हेयर बॉल की प्रॉब्लम कम आएगी। हमने काफ़ी सारी बातें की। अब मैं जानना चाहूँगा वो कौन-सी डिज़ीज़ हैं जो एक कैट में पाई जा सकती हैं, बहुत कॉमन डिज़ीज़ हैं और साथ ही वो कौन-सी डिज़ीज़ हैं जो एक कैट के लिए बहुत ही ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकती हैं? डिसीज़ का तो ये है कि हर एक बीमारी जानलेवा है, अगर समय पे इलाज ना कराया जाए। तो कोई भी बीमारी का ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि ये ज़्यादा टफ़ है। लेकिन जो कैट में कॉमन बीमारियाँ पाई जाती हैं, वो वैक्सीन न लगने से होती हैं। ओके, जैसे फेलाइन ल्यूकेमिया या इसे फेलाइन पार्वोवायरस कहते हैं। इसमें आपको सिम्पटम्स दिखेगा, वॉमिट आएगा, लेथार्जी हो जाएगा, सडन टेम्परेचर डाउन चला जाएगा, ब्लडी डायरिया आएगा। अगर आपने ये साइन देखा तो आपको इमीडिएटली अपने वेट को कॉल करना है या उसके यहाँ अपॉइंटमेंट लेके जाना है। फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटीएमेटिक, एंटी एसिड का ट्रीटमेंट जो भी वो अपने करेंगे, वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, वो अपना शुरू कर देंगे। आपको तुरंत कराना है, सुबह-शाम बुला रहे हैं उस हिसाब से कराना है। सेकंड आ गया है, जो मैंने फेलाइन फ्लू वायरस बताया था, जो कैल्सी वायरस वैक्सीन न लगने के वजह से होता है, जिसमें रनिंग नोज़ आता है, आई डिस्चार्ज आ जाता है, इसकी वजह से होता है। एलोप्लेसिया यानी हेयर लॉस कैट में दिखता है, स्पेशली पिन्ना के पास, नाक के पास आपको कलर भी उड़ा हुआ दिखेगा। अगर आप ये देख रहे हैं तो वो ईयर माइट्स के इन्फेक्शन होते हैं। इसमें आपने आपके वेट माइक्रोस्कोप पे उसको चेक करेंगे, देखेंगे। आपको तो लाइव भी दिखा देते हैं, अगर आप हमारे क्लिनिक देखेंगे तो हम बाकायदा दिखाते हैं। उसके लिए जो सॉल्यूशन है आप उसको फॉलो करोगे। फेलाइन पैनल्यूकोपिनिया हो गया, फेलाइन इम्यूनोवायरस हो गया, सिम्पटम्स लगभग सबके वही है, वोमिटिंग, डायरिया, इसका आपको फॉलो करना है। अगला आ गया स्ट्रेस फैक्टर या हीट पे आ जाती है, तो वो बीमारी में नहीं बिहेवियरल में मान सकते हैं या बॉडी की वजह से, जिसमें वो स्ट्रेस के टाइम पे होती हैं और खाना-पीना छोड़ देती हैं। तो आप अपने वेट के पास जाके उसका सॉल्यूशन करेंगे। हेयर बॉल एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने बताया। एनल ग्लैंड की प्रॉब्लम आ गई, जो पीछे एनस के पास 2 ग्लैंड्स होती है, वेस्टिजियल ऑर्गन होती है, उसको समय-समय पे साफ कराएँगे। ये कॉमन कुछ चीज़ें हैं जो इनमें पाई जाती हैं। एंड लास्ट है डिवर्मिंग ना होने की वजह से। चूँकि कैट क्या होता है, एक हंटिंग एनिमल्स होती है, छोटी-छोटी चीज़ें देखती रहती है। तो क डॉग के कंपेयर में कैट्स को वर्म्स लोड ज़्यादा होता है। तो आप टाइम टू टाइम मंथ या 3 मंथ में एक बार डिवर्मिंग ज़रूर कराएँ। ठीक है। आपने बात की यहाँ पे मीटिंग की, मैं जानना चाहूँगा कि वो कब कौन से सिम्पटम्स हैं जिससे पता लगेगा कि अब हमारी कैट हीट पे है? हाँ, कैट हीट। आज मैं इसका एक डिटेल टॉपिक में आपको हीट के बारे में बता देना चाहता हूँ। हीट क्या होता है? हीट होता है स्ट्रेस फेस होती है जिसमें कैट रेडी टू मेट होती है। ये कब आता है? जनरली ये 7 महीने से लेके 11 महीने तक की कैट पे आता है, पर कई बार मैंने देखा है 4 या 5 मंथ में भी आ जाता है। डिपेंड अपॉन उसके एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। पर जनरली 7 से 11 महीने पे आता है। इसमें साइन आएगा कि उसको वेजाइनल एरिया से या उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होगी, जो हीट के टाइम पे आती है। उसके या 2 या 3 दिन बाद लॉर्डोसिस, या वो अपने आप को पीछे का पोस्चर उठाएगी। आपके साइड से रब करते हुए या खंबे के पास रब करते हुए चलेगी। कैट क्राइंग, तेजी से वो चिल्लाने लगेगी, आवाज करेगी। ये कुछ साइन होते हैं हीट के। हीट कई बार देखा गया है, एक हीट से दूसरे हीट के बीच 2 से 3 महीने का टाइम होता है, पर कई बार देखा गया है कि 10 दिन बाद भी आ जाता है। ओके, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। इसमें जैसे उसके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, उस हिसाब से वो हीट पे आएगी। ठीक है? अब आइडियल टाइम ऑफ मेटिंग होता है जब आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, तो 2 या 3 दिन के बाद आप मेटिंग करा सकते हो या फिर उसके हार्मोन का चेक करा के कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप अपने कैट के मेटिंग कराना चाहते हैं, नहीं। अगला आ गया, अगर आपको हीट रोकना है तो क्या करें? तो उसके लिए एक बेस्ट होता है स्पेइंग कराना। ये मैं ऑनर पे छोड़ता हूँ कि स्पेइंग गुड होता है या बैड होता है। ये आप पे, अगर आप नहीं चाहते बार-बार इसमें स्ट्रेस में आती हैं, उससे वो खाना-पीना छोड़ देते हैं। तो आप अगर स्पेइंग कराएँगे तो वो बेटर रहेगा।
लेकिन अगर कैट हीट पे है, तो आपको स्पेइंग नहीं कराना है। उस समय उनकी ओवरी की साइज़ बड़ी होती है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा निकलता है। सडन बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाएगा, तो उसके बाद वो स्ट्रेस में आ जाएँगी, कोने में बैठ जाएँगी, खाना-पीना छोड़ देगी। अगर आप स्पेइंग का सोच रहे हो, तो हीट साइकिल जाने के बाद ही कराएँ। मैं जानना चाहूँगा क्या कैट के लिए भी कोई पर्टिकुलर टॉयज़ हैं या उनको टॉयज़ की नीड है? हाँ, कैट का सबसे बड़ा टॉय तो आप खुद हो। अगर जिस दिन से आपने कैट ला लिया, तो आप समझ लीजिए आप उस दिन से उसके सर्वेंट हो। ये स्वीकार भी कर लेना चाहिए। कैट आपको ही पसंद करेगी, आपके साथ ही खेलेगी। कैट के लिए हर मूविंग ऑब्जेक्ट टॉय होती है, वो उसके साथ खेलेगी। कैट के लिए कोई टॉय लाने की भी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। आप एक रस्सी भी लटका दोगे, वो उससे भी खेलेगी। लगता है मेरी कैट को देखा नहीं है, वो लटकती रहती है दीवार से और ये सब। तो मेरे ख़्याल से अगर कैट का टॉय पूछना चाहोगे, तो हम उसके खुद ही एक टॉय हैं। वो जिस दिन से अपने मालिक को ही खिलौना समझती है। तो ऐसे कोई स्पेशल नीड नहीं है। टॉय आप ही हो, आप उसके साथ खेलोगे, वही बेस्ट है। मुझे बताइए कि एक कैट के लिए पी एंड पू मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पी एंड पू मैनेजमेंट, क्योंकि हर पेट पेरेंट्स इसको ज़रूर चाहता है सॉल्यूशन हो। कैट को पी एंड पू मैनेजमेंट डॉग के कंपेयर टू बहुत ईज़ी है, क्योंकि कैट खुद साफ-सुथरा रहना पसंद करते हैं। जनरली ये एक जगह ही जाके यूरिन करते हैं। जैसे आपने कोई लिटर मटेरियल बिछा लिया, लिटर मटेरियल कहते हैं कुछ सैंड पार्टिकल्स टाइप की चीज़ मार्केट में आती है, लाइमस्टोन वगैरह के बने होते हैं। आप उसको एक कार्टन पे बिछा लें, उस पे वो जाएँगे, अपना यूरिन करेंगे, उसको टाइम टू टाइम फेंकना है। कैट की कैट जब किटन एज में होती है, 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही वो सीख जाते हैं कि उनको वहाँ पे जाके करना है। कैट कभी भी इस तरह यूरिन नहीं करेंगे कि उनके पैरों पे लगे। तो आपको अगर सिखाना है, तो आप उसको लिटर मटेरियल में करें। जब भी वो खाना खाएगा, थोड़ी देर बाद पॉटी करेंगे या स्टूल पास आउट करेंगे, तो आप उसको उठा के थोड़ी देर खाना खाने के बाद वहाँ रख देंगे। फर्स्ट टाइम करने के बाद वो सेकंड टाइम वो खुद से ही जाने लगेंगे। तो आपको इसमें ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं है या इसको बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक छोटा-सा एक घर में एरिया बना देंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कैट उन लोगों के लिए जो बैचलर हैं, उनको पालना बड़ा आसान है। वो खुद से वहाँ चली जाएगी, बट आप उस लीटर को सफाई करना ज़रूर करें, 3 या 4 दिन में उसे बदल दिया करें। कुछ लोग उसकी जगह मिट्टी डाल देते हैं, पर मिट्टी इसलिए मैं मना करता हूँ, उसपे पैरासाइटिक लोड होता है। कई बार उसे सिस्टाइटिस वगैरह होती है जब वो झुक के यूरिन करते हैं। तो आप मिट्टी की जगह लाइमस्टोन का यूज़ करें या फिर सैंड का यूज़ करें या फिर कैट लिटर मटेरियल का यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, कैट स्टूल 1 या 2 बार पूरे दिन भर में पास करते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्वांटिटी भी कम होती है, तो इसलिए उसको डिफेकेशन या फिर बाहर करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद जी। मैं चाहूँगा कि हमारी आपसे ऐसे ही मुलाकात होती रहे और हमारे थैंक यू, ऑडियंस को बहुत कुछ आपसे सीखने को और मिलता थैंक रहे। यू, मैं पेट पेरेंट्स से यही चाहूँगा कि अगर उनको ये एपिसोड पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें अपने उन दोस्तों के साथ जो कि एक कैट लवर हैं या फिर एक कैट ओनर है। थैंक यू सो मच। वेलकम।